वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था। उसमें प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, उस इमेज का क्या क्या नेचर होता है, इसके बारे में बता दिया था। आज जो पढ़ना है आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। तो दूसरा इसका मिरर है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, और इसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो अब हमें जानना है कि गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि कोई भी एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, ये हो गया हॉलो स्फीयर हो गया। अब इस हॉलो स्फीयर में से इतने पोर्शन को हम ले लेंगे, कोई भी एक यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ले लिया। इतने पोर्शन को ही क्यों लिया गया, क्योंकि जब लाइट पड़ा तो इतने पोर्शन पड़ा। जिस हॉलो स्फीयर के जिस पोर्शन पे लाइट जा रही है उस पोर्शन को लेते हैं। तो इसके इस पोर्शन को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं ये वाला पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन ले लिए। अब इस पोर्शन को नाम दे देंगे ऊपर m और नीचे n। यहाँ से इतने पोर्शन को लिया गया हॉलो स्फीयर का, इसको बोल दिया m और n। अब इसमें मिरर बनाना है, तो मिरर बनाने में क्या होगा, इसको पॉलिश करना पड़ेगा। एक सरफेस क्या होगा, पॉलिश सरफेस, और दूसरा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी क्या हो सकता है, या तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो सकता है, या तो इधर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो सकता है। तो इसलिए जो स्फेरिकल मिरर होता है ये भी होता है दो टाइप्स का। तो यहाँ पे इसका दो टाइप्स नीचे, पहला टाइप यहाँ बनाते हैं, ये हो गया ऐसा, और दूसरे को भी बना दिए, हो गया ऐसा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक में जो पॉलिश करेंगे वो क्या करेंगे, इधर बाहर वाले पे करेंगे, और दूसरे में पॉलिश क्या करेंगे, अंदर वाले पे करेंगे। तो यहाँ पे पॉलिश करते हैं, इसमें बाहर वाले पे, बाहर वाले पोर्शन पे अगर पॉलिश कर दिए, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इसके अंदर वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिए। तो अंदर वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिए, तो या तो बाहर वाला पोर्शन या तो अंदर वाला पोर्शन हो गया पॉलिश। तो इसमें वाले में अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या, अंदर वाला सरफेस है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये बाहर वाला पोर्शन है, ये कौन सा, ये पॉलिश सरफेस है, ये है पॉलिश सरफेस। तो जो स्फेरिकल मिरर है ये भी दो टाइप का होगा। एक में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ दबा होगा, जैसे इसमें अंदर की तरफ दबा हुआ है। दूसरे में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा, उभरा हुआ होगा। ये कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। और ये कैसा है, धंसा हुआ, धंसा हुआ, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक में होगा धंसा हुआ, दूसरे में क्या होगा, उभरा हुआ होगा। तो इसका जो नाम है, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। इसके लिए वर्ड कॉनकेव मिरर। और इसके लिए जो यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब याद कैसे करना है कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो केव का मतलब होता है गुफा। तो जब भी लाइट इस गुफा के अंदर जा रही है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, धंसा हुआ पोर्शन है, तो लाइट क्या अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो गुफा के अंदर जा रही है, तो गुफा के अंदर जा रही है तो क्या बोलेंगे, कॉनकेव। और यहाँ क्या उभरा सरफेस है, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव पता चल गया, दूसरा पता चल जाएगा। तो ये होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो ये दो टाइप्स के मिरर होते हैं। जो कॉनकेव मिरर है इसमें क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ धंसा होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कैसा होगा, उभरा हुआ सरफेस होगा। अब इसे अगर हिंदी में बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। हिंदी में भी इसका नाम है अवतल। जब तल क्या हो, अंदर की तरफ हो। जब तल क्या हो, अंदर की तरफ हो तो अवतल हो गया, और उत्तल हो गया जब तल क्या हो, उभरा हो, तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब ये दो टाइप के दर्पण है। अब हमें क्या करना है, इस दर्पण में इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हमें समझना है कि इसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है वो जानना है। यहाँ पे शब्दावली 8 शब्दावली हैं टोटल मिला के, इन 8 को समझना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ मिरर बना हुआ है। तो ये मिरर क्या है, किसी न किसी स्फीयर का ही पार्ट है। यहाँ पे बना देते हैं एक स्फीयर का ही ये पार्ट है। तो स्फीयर का वह पार्ट, ये पूरे स्फीयर का वह पार्ट जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो पोर्शन क्या था, ये था और ये पोर्शन था। तो ये इसको बोल देते हैं m और इसको बोल देते हैं n। तो सबसे पहला पूरे स्फीयर का वह पार्ट जिस पार्ट से हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं द्वारक। तो इसको बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में अपर्चर, अपर्चर या फिर द्वारक। तो यहाँ से m से n तक का जो पार्ट है, क्योंकि इसी पार्ट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी पार्ट पे क्या हो रहा है कि लाइट पहुँच रहा है, बोल देंगे अपर्चर या फिर द्वारक। तो यहाँ पे द्वारक अपर्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे m से n तक, ये हो जाएगा द्वारक। तो पहला हमें ये पता चल गया द्वारक का डिफिनीशन क्या होता है। तो द्वारक का डिफिनीशन होता है कि हॉलो स्फीयर का वह पार्ट जिस पार्ट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, द्वारक या फिर अपर्चर।
अब दूसरा जानना है इसमें ध्रुव क्या होता है, ध्रुव या फिर पोल। तो यहाँ पर जो द्वारक है, इस द्वारक का जो केंद्र होता है, इस पूरे द्वारक का जो केंद्र है, तो इस पूरे द्वारक का जो केंद्र है ये पोर्शन केंद्र है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये द्वारक है। इस द्वारक का जो सबसे सेंटर पोर्शन है ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को बोल देते हैं पोल। और इसको डिनोट करते हैं पी से। तो पोल को डिनोट करेंगे पी से। डेफिनेशन अगर देना होगा तो क्या देंगे कि द्वारक का केंद्र, द्वारक के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। द सेंटर ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड पोल। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब हमें तीसरा जानना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जो स्फीयर का क्या होता है, एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है। तो इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है यहाँ पे बीच में है, ठीक है। तो इस सेंटर को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र। तो पूरे हॉलो स्फीयर का जो केंद्र होता है उस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको कैपिटल सी। तो ये कैपिटल सी हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं इसको लिखते हैं कैपिटल सी। तो अगला हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें जानना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि वक्रता केंद्र और पोल सी और ये हो गया पी, इसको शॉर्ट में पी बोलेंगे। इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से सी से पी का जो बीच का डिस्टेंस होता है टोटल, इस डिस्टेंस को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे पी सी। तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा पी सी। एक बार दोबारा बताते हैं कि सबसे पहले अपर्चर क्या होता है। अपर्चर होता है कि पूरे हॉलो स्फीयर का वह पार्ट जिस पार्ट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं अपर्चर। दूसरा क्या है, पोल। पोल को क्या बोलेंगे, अपर्चर का जो केंद्र होता है, अपर्चर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं पोल, हो गया। तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलेंगे, पूरे स्फीयर का जो केंद्र होता है, जो ये मिरर है, इस मिरर का जो पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया पीसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है कि सी और पी से मिलाकर जाने वाली रेखा, सी और पी से मिलाकर जो जाने वाली रेखा है, यहाँ बना देते हैं पूरी ये रेखा, यहाँ से लंबे में इधर की तरफ बन गया और इधर की तरफ बन गया, इसी रेखा को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया। अब हमें इन तीन पॉइंट को समझना है कि फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस डिस्टेंस क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है। तो इस तीन को समझने के लिए हमें दोनों लेंस को लेना पड़ा था, एक कॉनकेव लेंस को और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस को। तो यहाँ पे देखते हैं इसका, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पे डिफिनीशन अलग लगाएगा। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर में अगर इसका फोकल पॉइंट का डिफिनीशन देना हुआ तो इसमें डिफिनीशन क्या देंगे कि जब भी ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण अगर दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि कॉनकेव मिरर में मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बोलते हैं फोकल पॉइंट या फिर फोकल बिंदु। अब यही अगर हमको कॉन्वेक्स मिरर में अगर ये डिफिनीशन देना हुआ तो इसके लिए क्या डिफिनीशन देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ तक सेम होगा सारी चीज़ें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये डाइवर्जिंग लाइट होगी तो ये मिलती हुई प्रतीत होगी कि यहाँ कहीं मिल रहा है पीछे। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है कि यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ पे क्या वर्ड करना है, यूज करना है कि मिलती हैं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये मिल रहा है। तो कॉनकेव मिरर के लिए अगर डिफिनीशन देना चाहेंगे तो ये डिफिनीशन देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को बोलते हैं फोकस पॉइंट। और वहीं अगर कॉनकेव मिरर के लिए देना चाहेंगे तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे वर्ड यूज कर देना है मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको बोल देते हैं फोकस पॉइंट और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो ये हमको मिल गया कैपिटल एफ, फोकस पॉइंट। अब अगला जानना है कि फोकस डिस्टेंस क्या होता है। तो पोल से फोकस के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी होती है
इसी दूरी को बोलते हैं फोकस डिस्टेंस या फिर फोकल डिस्टेंस, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। तो 2 पॉइंट और पता चला कि फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस डिस्टेंस क्या होता है। एक बार दोबारा डिफिनीशन देते हैं कि अगर इन दोनों का डिफिनीशन एक ही साथ देना हुआ, एक ही सेंटेंस में देना हुआ तो कैसे देंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो ये हो गया आपका फोकस पॉइंट। अब इसमें 2 चीज़ें और जाननी है। अब इसमें क्या है, जो समानांतर लाइट जा रही है वो परावर्तन के बाद एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डाइवर्जन। जब भी एक दूसरे से दूर जाएगी तो बोलेंगे डाइवर्जन, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन। और जब भी एक दूसरे के तरफ जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जन। तो यहाँ पर जो डाइवर्जन है ये किस मिरर में हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का एक नाम और है और वो नाम है इसका डाइवर्जिंग मिरर। और यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है तो इस मिरर का, कॉन्केव मिरर का एक नाम और है कन्वर्जिंग मिरर। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो अब समझना है फोकस प्लेन क्या होता है। तो जब भी कोई पैरेलल लाइट रे जो कि मुख्य अक्ष के पैरेलल ना हो, ऐसे लाइट रे जो मुख्य अक्ष के पैरेलल ना हो लेकिन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। जैसे यहाँ बनाते हैं 2 लाइट रे, ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो जब भी पैरेलल लाइट रे जो कि मुख्य अक्ष के पैरेलल ना हो, परावर्तन के पश्चात यहाँ क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलेगी, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु का और ये फोकस को, तो जिस बिंदु पर मिलेगी ये बिंदु और ये फोकस, ठीक है, इस बिंदु को और इस फोकस को मिलाती हुई एक प्लेन बनाएंगे। मिलाता हुआ क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे। इसी प्लेन को बोलेंगे फोकस प्लेन। तो इस प्लेन की खासियत क्या होती है, ये प्लेन की 2 खासियत होती है। पहला खासियत ये कि हमेशा और हमेशा फोकस पॉइंट से होकर जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि ये क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत होगा और फोकस पॉइंट से होकर जाएगा। ऐसा प्लेन जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस पॉइंट से होकर जाता हो उस प्लेन बोलते हैं फोकल प्लेन। ये सारी चीज़ें थी टर्मिनोलॉजी। तो आपको स्फेरिकल मिरर में सारी टर्मिनोलॉजी होगी। अब तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कहाँ पे इमेज बनता है, इस सब के बारे में डिटेल बताया जाएगा।